भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पहुंचे, जहां उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी के यूएई की आधिकारिक यात्रा से पहले दुबई के बुर्ज खलीफा को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंग में प्रदर्शित किया गया। अबू धाबी पहुंचने पर पीएम मोदी का हवाई अड्डे पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद ने स्वागत किया। स्वागत पर आभार व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि आज हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के लिए क्राउन प्रिंस एच शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान का आभारी हूं। भारत और यूएई के बीच एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, डिफेंस जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। दोनों देश रणनीतिक साझेदार और एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके अलावा G20 के एजेंडे को लेकर भी बातचीत होगी। इससे पहले वे फ्रांस के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने फ्रांस के साथ भारत के अपने अगले 25 वर्षों के एजेंडे का जिक्र किया। फ्रेंड्स, हम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बीते 25 वर्षों के मजबूत आधार पर हम आने वाले 25 वर्षों के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इसमें बोल्ड और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। भारत के लोगों ने भी इस कालखंड में एक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। इस यात्रा में हम फ्रांस को एक नेचुरल पार्टनर के रूप में देखते हैं। बता दें, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने के बाद यूएई का ये 5वां दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले फ्रांस की यात्रा पर थे। पीएम मोदी ने यात्रा को यादगार बताया और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस के लोगों का आभार भी व्यक्त किया। कांग्रेस ने 14 जुलाई को दावा किया कि बीजेपी ने एक एनिमेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, जिसमें भारतीय क्षेत्रों को पाकिस्तान और चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। इसके बाद कांग्रेस ने सत्ताधारी बीजेपी से माफी की मांग की और कहा कि ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर हमला है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीजेपी के साथ साथ उसके कई नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए एनिमेटेड वीडियो ट्वीट किया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि विडंबना ये है कि भारत के कुछ हिस्सों को पाकिस्तान और चीन के साथ दिखाया गया था। यह है भारत का वो नक्शा जिसको हम सब देखते हैं। यह है भारत का वो नक्शा जो हमारी आन बान शान हमारे खून में बहता है, जिसके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, शहादत दी है। यह है भारत का वो नक्शा। क्या पाकिस्तान और क्या चीन हमारे बगल में हो, लेकिन इस भारत के नक्शे को हम अपने दिल में बसाकर घूमते हैं। और यह भारत का नक्शा भारतीय जनता पार्टी बनाती है, जहां पाक और चीन को हमारे हिस्से दिखा दिए जाते हैं। यह है संप्रभुता, और यह है संप्रभुता के साथ और भूभाग के अखंडता के साथ खिलवाड़। और असलियत यह है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भारतीय जनता पार्टी पर देशद्रोही और टुकड़े टुकड़े गैंग होने का आरोप लगाया। और असलियत यह है कि यह आपकी मंशा है, आप यही करना चाहते हैं और यही कर रहे हैं। आप इस देश को खंडित कर रहे हैं, इस देश के टुकड़े कर रहे हैं और उन टुकड़ों को पाकिस्तान और चीन का दिखाने का दुस्साहस कर रहे हैं। अगर यह देशद्रोह नहीं है तो क्या है? अगर यह गुनाह नहीं है तो क्या है? और आज वहीं कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी ने ट्वीट करके जवाब दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि फेक न्यूज़ फैलाना बंद करें। कांग्रेस के विपरीत हम भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर समझौता नहीं करते हैं। राहुल गांधी भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की वकालत कर सकते हैं, लेकिन हम कांग्रेस को कभी सफल नहीं होने देंगे। बता दें कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में एनसीपी की फूट के बाद अजीत पवार ने पहली बार अपने चाचा शरद पवार से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शुक्रवार रात एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनके आवास सिल्वर ओक पर मुलाकात करने पहुंचे। शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात मंत्रिमंडल का विस्तार करने के कुछ ही घंटों बाद हुई थी।
इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभा को संबोधित करने के दौरान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की आलोचना की। उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने और चुनाव जीतने के लिए बाला साहब ठाकरे और पीएम मोदी के नाम का इस्तेमाल करने के लिए उनकी आलोचना की। साथ ही ये भी बताया कि महाराष्ट्र में विकास कैसे होगा। आणि या महाराष्ट्रामध्ये आपल्या युती सरकारने केलेलं काम, केलेला विकास, पुढे नेलेले प्रकल्प, या विकासाला साथ दिली आणि आमच्या सोबत आले। त्यामुळे सरकार आणखी मजबूत झालंय। 200पेक्षा जास्तीचं आमदारांचं संख्याबळ आज सरकारच्या पाठीशी आहे। त्यामुळे आणखी जोरामध्ये, आणखी वेगामध्ये या राज्याचा विकास आम्ही करणार। या राज्याचा सर्वांगीण विकास, जे प्रकल्प जे आहेत, अतिशय वेगाने पुढे नेऊ, त्याचा या महाराष्ट्रातल्या जनतेलाच फायदा होईल। तो दूसरी ओर उद्धव गुट की शिवसेना ने एकनाथ शिंदे पर संगीन आरोप लगाया और कहा कि उनका मकसद केवल शिवसेना को तोड़ना था। तेवढाच काळ विधान परिषदेवरती शिवसेनेच्या माध्यमातून आहे। त्याच्या आधी त्यांना महिला आर्थिक विकास महामंडळासारखं पद दिलेलं आहे। उपसभापती त्यांना केलं। यापेक्षा एखादा पक्ष अजून काय देऊ शकतो? ज्या ज्या गोष्टी देणं शक्य होतं पक्षाला किंवा उद्धव ठाकरेंना, त्या त्यांनी निलमताईंना दिलेल्या आहेत। खरं म्हणजे संकटाच्या काळात त्यांनी थांबायला पाहिजे होतं। पक्षावर संकट असताना सामान्य शिवसैनिक संघर्ष करतोय, अशा वेळेला ज्यांना भरपूर काही मिळालंय, निदान त्यांनी तरी त्याचं ऋण मान्य करून थांबायचं असतं। बता दें 14 जुलाई को एनसीपी के 9 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में एनसीपी की झोली में कुल 7 मंत्रालय आए हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार ने खुद के लिए वित्त और योजना विभाग रखा है। यूपी के बिजनौर में बरसाती नदी में आए तेज बहाव ने कहर मचाया हुआ है। नदी में आए तेज बहाव के कारण एक टेम्पो पानी में डूब गया, जिससे 2 महिलाओं और 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। वहीं गोताखोरों ने चारों शवों को बाहर निकाल लिया है। नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत के बाद गांव में मातम पसरा है। दरअसल बिजनौर में नगीना के मोहल्ला कलालान निवासी अनवर अपनी पत्नी, बहन और पुत्रियों के साथ अपने टेम्पो से दवाई लेने पुरैनी गया था। इसके बाद वो दवाई लेकर रात में करीब 9:30 बजे वापस लौटने के दौरान टोल प्लाजा पर टैक्स बचाने के चक्कर में ग्राम कोटरा के रास्ते वापस आ रहा था। इसी बीच रास्ते में पोधाई नदी पर काफ़ी जलभराव होने के कारण सड़क दिखाई नहीं दी और वे टेम्पो समेत नदी में गिर गए। हादसे के बाद अनवर तो पानी से किसी तरह बचकर निकल गया, लेकिन पत्नी, बहन और दोनों बच्चियां पानी में बह गए। पुलिस ने अनवर की बहन व पत्नी के शवों को रात ही में निकाल लिया था, लेकिन दोनों बच्चियों के शव को 14 जुलाई की सुबह कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने पानी से निकाला। ये हादसा जो है वो इस तरह से हुआ है कि ये अपनी बहन के यहाँ गए पुरैनी, वहाँ कुछ आम दिया उन्होंने। उसके बाद जो है जैसे ही वहाँ से ये शाम के टाइम में पलटे तो इन्होंने टोल टैक्स बचाने के खातिर इन्होंने कोटरे की साइड में जो है गाड़ी डाल दी। वहाँ एक नहर भी पड़ती है और रपटा भी है और कुछ गहरा है, जिसकी वजह से जो है पानी और नहर का पानी बिल्कुल सेम एक जैसा हो रहा था। उसमें रोड नज़र नहीं आया। ये आइडिया और अंदाजे के हिसाब से चलते रहे। गाड़ी ने एक साइड ली और साइड में गाड़ी जाते जाते वो उसने थोड़ा सा पलटा लिया और पानी में गाड़ी बैठ गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिनांक 13/7/2023 को अनवार पुत्र जब्बार निवासी कलालान नगीना अपनी पत्नी, बहन व 2 छोटी बच्चियों के साथ मैजिक गाड़ी से दवा लेने के लिए पुरैनी गया हुआ था। दवा लेने के उपरांत वह वहां से कोटरा के रास्ते नगीना के निकला। पुरैनी से निकलते ही आगे पाउंडगोई नदी में अधिक जलभराव होने के कारण, सड़क दिखाई न देने के कारण उसकी गाड़ी नदी में गिर गई। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया गया। पुलिस द्वारा स्थानीय गोताखोरों की मदद से अनवार को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया तथा उसकी पत्नी, बहन व 2 बच्चियों की निरंतर तलाश की गई और काफी प्रयास करने के बाद इन चारों के शवों को मृत अवस्था में जल से नदी से निकाला गया तथा गाड़ी को हाइड्रा की मदद से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
बताया जा रहा है कि अनवर अपने इसी टेम्पो से गांव-गांव सब्जी बेचकर परिवार का पालन पोषण करता है। छोटी सी टोल टैक्स की रकम बचाने के चक्कर में अनवर का पूरा परिवार एक ही पल में खत्म हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमला बोला है। मणिपुर हिंसा को लेकर यूरोपीय यूनियन की संसद में हुई चर्चा को लेकर राहुल ने पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर भी निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मणिपुर जल गया, यूरोपीय यूनियन की संसद में भारत के आंतरिक मुद्दे पर चर्चा हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। उन्होंने आगे लिखा कि इस बीच रफाल ने उन्हें बैस्टिल डे का टिकट दिला दिया। इससे पहले यूरोपीय यूनियन की संसद ने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रस्ताव पारित किया। संसद ने भारतीय अधिकारियों से जातीय और धार्मिक हिंसा को रोकने और सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए उपाय अपनाने को कहा है। In Manipur, in northeast India, violence has claimed more than 120 victims over 2 months. 120 people killed. 1,700 houses have been destroyed. 250 churches, not just one or two churches, 250 churches, and 40,000 people are displaced because they've run away from the violence to save their skins. This is a dramatic situation. We have to do everything possible to end violence. Since he entered power in 2014, Narendra Modi, the Prime Minister, has been implementing a radical nationalist Hindu policy, which has had terrible consequences. Journalists, religious minorities, and human rights fighters. इतना ही नहीं, प्रस्ताव में भारत पर आरोप लगाया गया कि अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति असहिष्णुता के कारण ही मणिपुर में मौजूदा स्थिति बनी है। The recent violent clashes between Meitei and Kuki have caused widespread devastation. Over 50,000 people, including a significant number of Christians, have been displaced and lives have been lost. Numerous religious symbols and places of worship have been targeted, with more than 220 churches burnt or damaged. We urge Indian authorities to take immediate action to stop the violence and protect religious minorities, particularly the Christian community in Manipur. इसके जवाब में भारत ने प्रस्ताव को अस्वीकार्य और औपनिवेशिक मानसिकता वाला बताते हुए खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह का हस्तक्षेप अस्वीकार्य है और औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। बता दें कि मणिपुर पिछले 2 महीने से अधिक समय से हिंसा की आग में जल रहा है। राज्य में 3 मई को उस वक्त हिंसा भड़की जब राज्य के बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ अल्पसंख्यक कुकी समुदाय ने रैली निकाली थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.